हेलो वेलकम गाइस। जैसा कि हमने ये हमारी लेक्चर का दूसरा क्लास सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। जैसा हमने कल समझा कि कैसे 1773 से लेके 1853 तक की चार्टर एक्ट आए। हमारे हर 20 साल में 5 चार्टर एक्ट आए। लेकिन जो हमारा 1853 का चार्टर एक्ट था वो 20 साल अगले काम ही नहीं किया। फिर उसके बाद हुआ क्या, जो रूल कंपनी इंडिया में कर रही थी वो उसको सीधा क्या किया गया कि जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसको पास ऑन कर दिया गया कि अब जो भी रूल होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाएगा। जो इंडिया की कॉलोनी है वो ब्रिटिश रूल के अंडर रहेगी और कंपनी का रोल इसमें हटा दिया गया रूल करने में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो थी 1857 की क्रांति। कि 1857 में क्या हुआ कि जिस वजह से हमारा जो 1857 का विद्रोह था, जिसकी वजह से हमारा जो भी ब्रिटिश रूल था, कंपनी का रूल था, वो सीधा क्राउन के पास क्यों गया, उसके पीछे का हम रीज़न जानेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें उसमें 1857 की क्रांति में उनको ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस सिचुएशन को टैकल करने में। वो ऑलमोस्ट हार ही गए थे, लेकिन कैसे जैसे-तैसे करके उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया। फिर सबसे पहले आता है हमारा 1800 उन्होंने 1858 का एक्ट पास करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले तो जो विद्रोह हुआ था, इसको दबाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो कंपनी थी वो ऑलमोस्ट इस टेरिटरी को लूज़ ही कर देती। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि जो ट्रांसफ़र थी पावर, जो भी ये शक्ति थी कंपनी के पास, वो सारी ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई। कि मतलब अब जो भी डिसीज़न लिए जाएँगे वो कंपनी ने द्वारा नहीं लिए जाएँगे, वो सारे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लिए जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसको इम्पोर्टेंट डाल के लिख लेंगे कि इन्होंने क्या किया कि महारानी विक्टोरिया की जब अंडर चला गया तो इन्होंने जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इसको कैंसिल कर दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट कैंसिल कर दी और इन्होंने क्या किया, एक वायसराय की पोस्ट बनाई। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय जो होगा वो सीधा जो क्राउन होगा उसका डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करेगा। जो क्राउन होगा यानी ब्रिटिश ब्रिटिश ताज था उसका वो सीधा प्रतिनिधित्व आपका जो वायसराय था वो करेगा। और भारत के पहले वायसराय कौन बने? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया जाता है। इसके बाद इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली है कि इसने जो है फाउंडेशन लेट किया 1858 टू 1947 इंडिया में ब्रिटिश रूल का। कि कैसे भारत में ब्रिटिश रूल भारत में ब्रिटिश रूल कैसे कंपनी रूल से हट के ब्रिटिश का क्राउन का रूल इंडिया में हो गया। इन्होंने इसमें और किया कि एक 15 सदस्यों की, जिसमें 15 मेंबर थे, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जो एक सलाहकारी परिषद थी। सलाहकारी परिषद मतलब कि ये जो थे भारत का परिषद का जो हेड था वो भारत का सचिव था। कि वो भारत का सचिव होगा और इस परिषद के द्वारा भारत में कैसे रूल करना है, क्या लॉ बनाने हैं, क्या लॉ एस्टैब्लिशमेंट करने हैं, वो सारे निर्णय ये 15 मेंबर्स की कमेटी लेती थी। और जो इसका हेड था, इसका हेड कौन होता था? इसका हेड जो भी होता था उसको भारत का सचिव बनाया गया कि वो भारत का सचिव होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1961 का भारत का परिषद अधिनियम। तो इसमें 1961 का परिषद अधिनियम आता है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, इसमें क्या गया कि रीस्टैब्लिश्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस एंड सेंटर। कि इसमें क्या हुआ कि जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी या प्रोविंसेस थे या जो भी सेंटर थे उनको रीस्टैब्लिश किया गया। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने देखा कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जो भी क्रांति हुई 1857 की, तो इन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति के दौरान जो भारतीयों से जीतने में इनकी मदद की थी वो कुछ भारतीय ही थे। और उन्होंने ये भी पाया कि हम अगर भारतीयों को ये फ़ील नहीं कराएँगे कि हम जो भी लॉ बना रहे हैं, जो भी कानून बना रहे हैं, जो भी हम कानून पास कर रहे हैं, अगर हम आपको उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का इन्फीरियॉरिटी फ़ील होगा। तो उस इन्फीरियॉरिटी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि काउंसिल में 3 मेंबर्स को, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा कि 3 भारतीय सदस्यों को उसमें शामिल किया गया। उनमें कौन-कौन थे? पहले थे बनारस के राजा,
और दूसरे थे पटियाला के महाराज, दूसरे थे पटियाला के महाराज, और हमारे तीसरे थे दिनकर राव जी, सर दिनकर राव जी, सर दिनकर राव। अब क्या किया गया कि इन तीनों को इसमें शामिल किया गया इस परिषद में। क्यों? क्योंकि उन्हें भी दिखाना था कि हम सिर्फ आप पे रूल नहीं कर रहे, देखो हम आपको अपना हिस्सा भी बना रहे हैं, जो भी हम यहाँ कानून बना रहे हैं उसमें आप भी हिस्सा हो। तो इन तीन लोगों को उस परिषद में शामिल किया गया। इसके बाद जो एक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ की, रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस एंड सेंटर। तो क्या गया कि इस अधिनियम में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का पुनः विकेंद्रीकरण शुरू किया गया, जो 1773 के द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का उल्टा था। मतलब हम समझेंगे कि हुआ क्या। हमने देखा कि 1773 से ही लेके यहाँ कंपनी ने क्या किया था कि जो जो भी पावर थी वो सारी एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दी थी, यानी कि केंद्रीकरण कर दिया था। मान लिया कि ये जैसे पूरा इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कई सारे प्रोविंस थे, ये बॉम्बे प्रोविंस था, ये मद्रास प्रोविंस है, ये बंगाल प्रोविंस है। तो इन सब की पावर धीरे धीरे लेके यहाँ पे ट्रांसफर कर दी कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा सारी पावर उसके पास रहेंगी। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति हुई या रिवॉल्ट हुआ 1857 में, तो ये जो पावर एक जगह होने से विद्रोह को दबाने में इतनी आसानी से नहीं दबाया जा सका और थोड़ा उसमें प्रॉब्लम उनको महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पावर फिर से, जो सेंट्रलाइजेशन हो गया था पावर का, उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया। मतलब कि जो पावर का शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था उसको फिर से पुनः देना शुरू किया। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था कि रीस्टैब्लिशमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस एंड सेंटर, कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंसेस में पावर थी उन सबका क्या किया इन्होंने कि उसको पुनः विकेंद्रीकरण शुरू किया। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम समझ चुके हैं कि 3 मेंबर्स यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव जी को उन्होंने अपनी परिषद में शामिल किया। इसके बाद जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें इन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। आज के भी हम देखते हैं प्रेसिडेंट के पास वीटो है कि सदन ना चल रहा हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उस दौरान वो कोई भी निर्णय पास कर सकता है जिसकी टाइम पीरियड यानी जिसकी समयावधि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले क्या इन्होंने किया कि अगर काउंसिल के बिना जो गवर्नर जनरल था वो उसके वायसराय था, माय बैड, तो जो वायसराय था उसके पास ये पावर थी कि वो काउंसिल के बिना भी डिसीजन ले सकता था और उस डिसीजन को वीटो उसकी पावर बोलते हैं, यानी उसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। और इसके लिए अध्यादेश जारी कर सकता था और जो इसका अध्यादेश जारी करने की समयावधि वो 6 महीने थी, कि जो अध्यादेश जारी होगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट समझे 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। पहला तो क्या किया कि इन्होंने इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जो कि लिमिटेड था और नॉमिनेटेड था। ये नहीं था कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये चुन के आएंगे, ऐसा नहीं था। सिर्फ इन्होंने 3 लोगों को दिया रिप्रेजेंट, क्योंकि इन्हें दिखाना भी था कि हम देखो भारतीयों के लिए कानून बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम भारतीयों को शामिल नहीं करते, ताकि वो अपना जो कंट्रोल है वो इंडियंस पे बनाए रखें। तो इन्होंने इसके लिए 3 लोगों को काउंसिल में शामिल किया और वो भी नॉमिनेटेड थे, ऐसा नहीं था कि सबको। और ये लोग कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इस पूरे विद्रोह को दबाने में। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि रिवॉर्ड था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसमें से 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब हम बात करेंगे इसमें वैसे खैर कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें आई, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप 1-2 चीज़ें इसमें नोट कर सकते हो, हु नोज़ कि कब क्या पूछ ले। तो पहला तो इसमें ये था कि जो भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो जो भी केंद्रीय
एक सेकेंड, जो भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं, जो भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं, उसमें गैर सरकारी सदस्य यानी नॉन गवर्नमेंट पर्सन का जो नंबर था वो इंक्रीज किया गया है। तो और इसमें कुछ ज़्यादा खास याद करने वाला है नहीं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल के इसको लिखेंगे और इसको ध्यान से समझना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था। पहले तो ये जानना है कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं। तो जो मॉर्ले थे, और यही नहीं, इसके बाद जो भी हमारे रिफॉर्म्स आएंगे, जो भी हमारे कमीशन आएंगे इंडिया में, उनके नाम 2 नाम होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो पहला नाम होता है माय बैड, जो पहला नाम होता है वो सचिव थे। जो हमने देखा ना अभी कि एक सचिव की पोस्ट बनाई गई 1858 में, तो जो पहला नाम होता है वो सचिव होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो हमारे होते हैं वायसराय। ठीक है, तो जो पहला पर्सन होगा वो सचिव होगा, दूसरा पर्सन होगा वायसराय होगा। तो इन्होंने तो सबसे पहले क्या किया कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको बढ़ाया। कितना बढ़ाया, वो 16 से इन्होंने कर दिया 60, कि अभी तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर थे, अब उनको बढ़ा के 60 कर दिया। और इनकी जो विधान परिषदें थी उनमें से इनकी संख्या समान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मतलब इस जगह से इतने ही मेंबर आएंगे इक्वल, वो कहीं से भी आ सकते थे। इसके बाद है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया कि बोला कि जैसे मान लिया ये एक प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोविंस है, ठीक, तो इसमें या ये कोई भी इनका प्रोविंस है, तो इसमें ये भाग में अगर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और इस भाग में हिंदू ज़्यादा हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसको भी मेंबर्स को आना है उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए कि मतलब यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको हम पृथक निर्वाचन भी बोलते हैं हिंदी में। पृथक निर्वाचन, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने पृथक निर्वाचन में कि बोला कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम सदस्यों के चुनाव में मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, और यहाँ पे जो खड़े मेंबर्स होंगे चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे वो भी मुस्लिम होंगे। तो क्या बोला इन्होंने कि मुस्लिम्स सदस्यों को मतदान सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहली चीज ये समझ ली कि इन्होंने पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू करी कि हाँ यहाँ पे इसको मतलब करेंगे, और इनका मेन पर्पस ये था 1909 में, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी, कि जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल था, जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इसको इन्होंने कुचलने के लिए सबसे पहले तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया। उसके बाद इन्होंने ये लेके आया कि 1909 में कि हम मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेशन देंगे और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ये चीज़ें करके बेसिकली ये चाहते थे कि जो फ्रीडम मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाए, और जो इंडिया में जो आवाज़ें उठ रही हैं फ्रीडम के लिए वो कमज़ोर हो जाए। इसके बाद है इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रोल ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। इन्होंने ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज भी किया, क्योंकि तब तक क्या हो रखा था कि कई इंडियन मूवमेंट हो रहे थे, कई सारे क्रांतिकारी आ रहे थे, तो इन्होंने ये बोला कि हम जो इंडियंस का रोल है गवर्नेंस में, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और इंडियंस को हम जो चुनाव है या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है या उसमें भी भाग लेने देंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी
तो इसके बाद बारी आती है हमारी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919 में। मॉन्टेग्यू कौन होंगे? अभी आपको समझाया था कि जो पहला नाम होगा वो किसका होगा? सचिव का, और दूसरा नाम किसका होगा? चेम्सफोर्ड, वो होंगे हमारे वायसराय। ठीक, तो अब हम ये मॉन्टेग्यू कौन थे? हमारे सचिव, और चेम्सफोर्ड वायसराय। इन्होंने 1919 में इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन ने बोला 1917 में, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि हम 20 अगस्त को पहली बार, कब? 20 अगस्त को 1917 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम इंडिया में एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और जिसका मतलब रोल जो होगा, जिसका बेसिकली काम होगा कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो इसके लिए इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसको बोला। तो इसमें क्या किया कि इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, ये क्या होता है? ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम कि केंद्रीय और इन्होंने क्या किया कि इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची बनाई, और उसको क्या किया कि उसमें जो उसको अलग अलग कर दिया, और उस पर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। हम समझेंगे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो एक सेकंड, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई। ठीक है, और उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद, जो सूची बनाई थी उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो राज्य पे जो भी स्टेट्स थे उस पे जो केंद्र का कंट्रोल था ना उसको कम कर दिया गया। ठीक, अब ये चीज़ तो हम समझ गए कि इन्होंने प्रांतीय विषयों पे अपना कंट्रोल, मतलब जो भी था उसका कंट्रोल था उसको कम कर दिया। अब हम समझेंगे डायरकी क्या होती है। तो पहली बात तो ये जो वर्ड डायरकी है ये एक यूनानी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि दोहरी शासन व्यवस्था, डायरकी। ठीक है, तो अब इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस करी। डायरकी क्या थी कि जो भी प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय थे, तो इन प्रांतीय विषयों को इन्होंने क्या किया कि वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट्स क्या थे? वो दो पार्ट्स थे कि पहला तो इन्होंने क्या किया कि उसमें दो टॉपिक करे। पहला थे हस्तांतरित, दूसरा थे आरक्षित। पहला तो रिजर्व, दूसरा था ट्रांसफर्ड। तो पहला तो ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व। ठीक है, तो हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। ठीक है, तो अब हम समझेंगे हस्तांतरित और आज क्या किया कि जो हस्तांतरित विषय थे, जो भी उन्होंने ट्रांसफर किए थे, उन सारे टॉपिक्स पे जो गवर्नर था, जो भी उस प्रांत का गवर्नर था उसका शासन होता था, और उन कार्यों में वह मंत्रियों की सहायता लेता था। बेसिकली जो कंट्रोल होगा वो गवर्नर का होगा, और हेल्प किसकी लेगा? वो हेल्प लेगा मंत्रियों की। किसकी? मिनिस्टर्स की। और कौन से मिनिस्टर्स? जो वहां पे काम कर रहे होते थे। ठीक है, जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होते थे। ठीक, दूसरा था आरक्षित विषय। तो अब आरक्षित विषय को हम समझेंगे कि आरक्षित विषय पे जो गवर्नर था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। यहाँ पे किसकी? मंत्रियों की, जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी हैं। और यहाँ पे गवर्नर किसकी हेल्प लेगा? कार्यपालिका परिषद की, कार्यपालिका परिषद की। ठीक है, तो कार्यपालिका परिषद की वो हेल्प लेगा। तो इसको बोलते हैं डायरकी सिस्टम। लेकिन ये फेल हो गया था कम्प्लीटली, ये बहुत दिन तक काम नहीं करा क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, दैट्स व्हाई ये फेल हो गया। फिर हम दूसरा देखते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये हमने समझ लिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर एंड लोकल मिनिस्टर, तो ये भी हमने समझ लिया कि जो भी मिनिस्टर्स थे उनकी हेल्प से, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स थे मिनिस्टर्स को ट्रांसफर किए गए। एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो इसको समझेंगे कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर में और प्रोविंसेस में, उसको एक्सपैंड किया गया। मतलब क्योंकि अभी जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है या पावर का शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स खत्म हो जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक आप नोट कर लेंगे कि इन्होंने क्या किया सबसे पहले 1926 में, किस ईयर में, 1926 में जो भी सिविल सर्विसेज होती हैं उसके लिए एक सेंटर लेवल पे आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1926 में। क्या? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। क्या इस्टेब्लिश किया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, ठीक, समझ गए। अब इसके बाद आता है साइमन कमीशन, जो कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसको हम हिस्ट्री में देखेंगे। फिर आता है कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड्स बेसिकली यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। 1932 जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों को अलग दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने देखा कि इंडिया में अभी भी इंडियंस को बांटा जा सकता है, क्योंकि इंडियंस का पहले से ही काफ़ी बटे हुए थे, हिंदू मुस्लिम में, फिर हिंदू में भी कई सारे कास्ट में। तो उन्होंने देखा कि अगर हम इनको बांट देंगे, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इससे होगा क्या कि उनको फ़ायदा होगा, ये जो फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे हैं ये रुक जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुस्लिम्स तक सीमित नहीं रखा, अलग सांप्रदायिक अवार्ड, इन्हें कम्युनल अवार्ड्स नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अलग रिप्रेजेंटेशन दिया किसे भी, मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स को, सिख को, ईसाइयों को, ठीक है, और उसके बाद जो एंग्लो इंडियंस थे उनको भी। इसमें वो दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था करना चाहते थे। तो इसके बारे में आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे जब इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन का बोला, तो फिर गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1932 में अनशन के लिए बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक इसको ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैं, मतलब चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं अनशन पे रहूँगा। फिर 1932 में पूना की जेल में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर इन्हें मनाते हैं। और फिर ये पूरा, मतलब पोर्शन आपके हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप इसमें देखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, स्लाइड नंबर 7। यहाँ पे हम बात करेंगे गिव मी अ सेकेंड, थिंक स्लाइड नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अगर क्लास देखते देखते थक गए हो तो थोड़ा कर लो रेस्ट, वैसे भी ज़्यादा नहीं हुई। हाँ, 1935 का एक्ट देखा जाए, जो 1935 का एक्ट है बच्चा लोगों, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो 1950 में हमारा लागू हुआ, वो कहीं न कहीं 1935 के, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डायरेक्ट अडॉप्ट करी हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो बना ही इसलिए था कि इंडिया में वो रूल करने के लिए। तो हम भी कई सालों से उसी सिस्टम में थे, तो हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। मतलब अच्छी चीज़ें कई बार अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो उसमें क्या था कि टोटल उसमें 321 आर्टिकल्स थे, मतलब 321 धाराएं, और 10 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थे। ठीक, अनुसूचियां। एक तो यार मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, तो इसको थोड़ा बेयर कर लिया करो, क्योंकि मैं मुंह से तो बोलता ही रहता हूँ, तो आप सुन सुन के लिख लिया करो, लेकिन थोड़ा राइटिंग बेयर कर लिया करो। तो इसमें क्या था? इसमें सबसे पहले तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नर्स रिड्यूस कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स। समझेंगे इसको? ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भी सारे टॉपिक्स थे, जो भी सारे रूल करने के टॉपिक्स थे, जो भी आज हम देखते हैं कि 3 लिस्ट हैं, सूचियाँ। तो पहली बनाई इन्होंने संघ सूची, पहली बनाई संघ सूची, दूसरी बनाई राज्य सूची, और तीसरी बनाई इन्होंने समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें अलग अलग विषय थे और उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन्होंने बनाई तीसरी समवर्ती सूची। ठीक, और जो भी अवशिष्ट विषय थे, यानी कि जो भी बचे पावर थे, जैसे कि कोई भी नया विषय आता है जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, तो उसकी पावर इन्होंने दे दी वायसराय के पास, कि उस पर भी सारे डिसीजन वायसराय लेगा। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि गवर्नर रिड्यूस्ड कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स। पहले क्या चल रहा था कि जो भी हमने देखा इससे पहले वाले में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, कि जो भी गवर्नर था उस वो हेल्प ले रहा था
मिनिस्टर्स की कोई भी काम करने में, या गवर्नर जो रह रहा था वो मदद से उनकी मंत्रियों की मदद से कार्य कर रहा था। अब हम बात करें यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो भी पूरा इंडियन स्टेट था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे द्वैध शासन, जो आज हम देखते हैं कि एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है फिर एक स्टेट में गवर्नमेंट होती है, तो इन्होंने क्या किया कि द्वैध शासन का आरंभ किया। इन्होंने द्वैध शासन आरंभ किया, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि द्वैध शासन आरंभ करने में इन्होंने क्या किया कि राज्यों को अपने दायरे में, मतलब जैसे ये कोई स्टेट है, वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए जो उसे राज्य सूची में मिली है या समवर्ती सूची में मिली है, इनके पावर्स को, मतलब इसको अपने दायरे में रहते हुए अपनी पावर या जो भी इनके पास पावर है उनका यूज कर सकता है। और गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पे काम करना होगा, कि मतलब जो भी गवर्नर होगा उसको जो भी ये मिनिस्टर्स होंगे उसके सजेशन पे काम करना होगा, जिसको हम आज भी देखते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नर ऑफ इंडिया है तो ये पीएम के कहने पे जो भी पीएम इसको सजेशन देते हैं और इसका जो भी सीएम सजेशन देते हैं उस पे काम करता है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ इंडिया जो था वो जो भी गवर्नर था वो सॉरी, इंडिया कह रहा हूँ, जो गवर्नर था प्रांत का, वो मिनिस्टर के सजेशन पे अपने सारे डिसीजंस लेता था। ठीक है, उसके बाद जो एक अलग चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने लायक, कि गेव वोटिंग राइट्स टू लिमिटेड इलेक्ट्रोड्स, लगभग 5% के समवेयर था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वोटिंग राइट्स दिए, लेकिन ये वोटिंग राइट्स सबके पास नहीं थे, ये केवल कुछ लोगों को दिया गया। उनमें से इसका मतलब बेसिक बनाया गया है एजुकेशन, और जिसके पास सम अमाउंट ऑफ मनी, तो मतलब सबको, सबके पास ये वोटिंग राइट्स नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी किसी को लोगों को, या मतलब एक नियम बना दिया कि इन इन लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो इन्होंने ये वोटिंग राइट्स दिए, लिमिटेड इलेक्ट्रोड। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने लायक, कि इन्होंने ना केवल यूपीएससी, जो आज का हम यूपीएससी देखते हैं, इन्होंने ना केवल यूपीएससी बल्कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर दो स्टेट हैं, मान लिया एक स्टेट ये है एक्स और एक स्टेट वाई है, तो अगर ये दोनों अपने लिए चाहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इसका भी इन्होंने बोला कि इसके लिए भी इन्होंने मतलब प्रोविजंस बनाए कि अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर किसी भी स्टेट्स को किन्हीं भी स्टेट्स को चाहिए तो उसके लिए भी प्लेस था इसमें। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने इंग्लैंड में जो क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा जो भारत का परिषद थी उसको समाप्त कर दिया, और भारत में जो सचिव था उसको सलाहकारों की टीम मिल गई, और वोटिंग परसेंट, माय बैड, आई थिंक 10% था, तो 10% भारतीयों को मतलब वोट देने का राइट दिया। और फिर इसके बाद हमारी इस 1935 के अधिनियम में इम्पोर्टेंट चीज़ें यही याद रखने वाली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत, यहाँ से ये हमारा इम्पोर्टेंट है, भारत स्वतंत्रता, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, अब ये याद रखना, इसमें याद रखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमें बस याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि हुआ क्या जब 1935 में ये हमारा भारतीय शासन अधिनियम आया 1935 में। इसके बाद क्या होता है कि 1939 से, या 1939 से 1945 तक चलती है वर्ल्ड वॉर टू। ठीक, इस वर्ल्ड वॉर टू में जो अलायंस पावर थी या जो भी मित्र राष्ट्र थे वो जीत जाते हैं, लेकिन उसका हुआ ये कि वहाँ से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे मतलब, और इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो भी अपने पीक पे था, तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे 1945 के आसपास बोल दिया था कि हम इंडियंस को, मतलब ऐसा दिखने लगा था कि अब इंडियंस को फ्रीडम मिलने वाली है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने अनाउंसमेंट करी कि हम 30 जून, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि हम 30 जून 1947 को इंडिया में ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भाई भारत की पावर है वो हम वहाँ के जिम्मेदार लोगों को सौंप कर वापस आ जाएंगे।
इस घोषणा पे जो भी मुस्लिम लीग थी उन्होंने आंदोलन शुरू किया और भारत के विभाजन की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम्स और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, जिस वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग्स ने काफ़ी सारे आंदोलन किए। इसके बाद इन कुछ लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन की योजना पेश करते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लेते, क्योंकि तब तक कंडीशंस ऐसी हो चुकी थी कि दोनों के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम लिखेंगे। पहला, उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 को इंडिया पे जो भी कंट्रोल है ब्रिटेन का वो ख़त्म हो जाएगा। ये डेट क्यों चुनी? क्योंकि इसी दिन जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था यूएस ने, तो इसको विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये डेट चुनी। सेकंड चीज़, इन्होंने कहा कि डिवीज़न के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्रों में डिवाइड कर दिया जाए कि जिससे जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल वो देश थे जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, तो उससे कोई भी मतलब उपनिवेशवाद से संबंधित नहीं है। उसका मेन तात्पर्य यही था कि उनके काम करने का तरीका या जो भी वहाँ पे शासन व्यवस्था है, तो वो कई साल से रूल करने के कारण एक समान हो गई थी, तो उनमें बेहतर समन्वय की स्थिति हो सकती थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भारत अपना कानून बना सकता है। और वो बनाने के लिए वो स्वतंत्र है, मतलब कि उसके द्वारा बनाए गए उन लोगों के जो भी भारतीय कानून बनाएंगे वो भारत के लोग मतलब बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का ब्रिटिश क्राउन का या किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने एक टर्म जो उपाधि थी भारत का सम्राट, इसको ख़त्म कर दिया कि ये जो भी शब्द है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो भी गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरल थे उन्हें संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी प्रकार के जो भी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। ठीक है। इसके बाद भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्त करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उनको वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो पहले थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी सिविल सर्वेंट थे उनको वो सारी सर्विसेज मिलती रहेंगी जो भी उन्हें पहले से मिल रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये आज की क्लास ख़त्म होती है। एंड thank you and so much, and please like the video, subscribe the channel, and take care of yourself. Bye bye.